फिर टीचिंग करियर वहीं से स्टार्ट किया, दिल्ली से, ठीक है ना। और फिर वहाँ से मैं फिर मूव किया और फिर कुछ दिन मैंने तैयारियाँ भी कुछ एग्जाम्स की, लाइक अच्छा जैसे जेई वाला, जेई का एग्ज़ाम तो हमने जेई का भी एग्ज़ाम दिया था, तो जेई भी क्वालिफाई हो गया था हमारा। बट मैं क्योंकि दिल्ली में रहना चाह रहा था, तो दिल्ली में मुझे वहाँ का भी इंटरेस्ट मैंने दिया और वहाँ पे रैंक काफ़ी बढ़िया आया था। उस वक्त काफ़ी जामिया मिलिया में काफ़ी मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम होता था, वहाँ का खुद का टेस्ट होता था। तो मेरे पास NITs भी काफ़ी सारे NITs का ऑप्शन था एंड मुझे क्योंकि दिल्ली में रहना था तो मैंने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया को मैंने प्रेफर किया। वहाँ पे भी रैंक काफ़ी बढ़िया था, ठीक है ना। रैंक वहाँ पे टॉप रैंकर्स को ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशन हमारा। तो फिर एमटेक में जो मैंने उसमें टेस्ट दिया तो उसमें भी 3rd रैंक था, ठीक है ना। रैंक इसमें मेरा 110 था आई थिंक, उसमें बीटेक में, और उसमें 3rd रैंक था एमटेक, ठीक है ना। तो फाइनली बीटेक किया, एमटेक किया एंड फिर क्योंकि मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, मेरे दोस्त लोग सब लोग प्लेसमेंट में बैठे लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने प्लेसमेंट में बैठा नहीं। अभी मेरे कुछ दोस्त यूएस में हैं, कुछ जापान में हैं, ठीक है ना। तो हर जगह है इंडिया में, कई जगह, और कुछ लोग IPS भी हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में हैं कुछ, और कुछ लोग स्टेट लेवल के जो उसमें होते हैं। तो सारे दोस्त हैं, लेकिन क्योंकि मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। एक्चुअली वो पैशन एक है ना, क्या होता है, पैशन होता है, यानी आप टीचिंग सिर्फ ये उस तरह से आप नहीं देख सकते। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, तो मैं जब बीटेक कर रहा था तो मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था मैथ्स। मतलब मेरे जो फ्रेंड हुआ करते थे, अपने फ्रेंड सर्कल में ही मैथ्स पढ़ाता था। तो मुझे लगता था कि नहीं मैं समझा पा रहा हूँ, मतलब मेरी बातें सामने वाला समझ रहा है, तो इंटरेस्ट आने लगा। तो बीटेक के ड्यूरेशन में ही मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फ्री में। मैंने कहा चलो आ जाओ, मैं पढ़ा कर देखता हूँ तुम लोगों को समझ आती है नहीं आती। तो बच्चों ने कहा हाँ समझ तो आ रही है। मैंने कहा फिजिक्स समझ में आ रहा है, उस वक्त तो सब कुछ पढ़ा देते थे, मैथ्स वगैरह सब कुछ। तो फिजिक्स मैंने समझाया तो बच्चों को देखा कि बहुत अच्छे से समझ में आया। तो फिर मैंने फिर एज अ प्रोफेशन मैंने इसको ऑप्ट किया। तो मुझे बहुत मजा आता है टीचिंग में। तो मैंने लगभग ये 2012 से ऑफिशियली स्टार्ट किया था, 2012 से। तो 2012 से लेकर आज कितना तारीख है, 24, लगभग 12 इयर्स का एक्सपीरियंस नीट और जेई का। तो पहले मैं जेई पढ़ाता था, स्पेशली जेई ज़्यादा मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, बट बाद में मैं यहाँ पे भी जेई बैचेस देता था। शुरुआत यहाँ पे जब मैं आया था सुपर 40 तो जेई बैचेस देता था, और 3 साल पहले तक भी मैं जेई बैचेस देता था। लेकिन फिर बाद में कालिद सर ने कहा कि नहीं, आपकी ज़रूरत इधर ज़्यादा है, तो आप जेई को रहने दीजिए, आप इधर पढ़ाइए। क्योंकि जो एम्स बैचेस थे हमारे और जो टॉपर जैसे आप लोग की तरह बैचेस थे, उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। तो मैं यहाँ सुपर 40, हालांकि असम में मैं काफ़ी दिनों से हूँ, असम मैं 2016 से असम में हूँ, 16। पहले मैं कॉन्सेप्ट में पढ़ाता था, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में मैं कुछ दिन रहा, लगभग 3 साल कॉन्सेप्ट में मैंने काम किया, वहाँ पे पढ़ाया। उससे पहले मैं आकाश में था दिल्ली में, एंड और कई इंस्टीट्यूट थे जिसमें मैं पढ़ा चुका था। फिर मैं इधर आना चाहता था क्योंकि दिल्ली वो मैंने, हालांकि दिल्ली छोड़ने का मन नहीं होता था, क्योंकि फिर मुझे लगा कि यहाँ की लाइफ बहुत हेक्टिक है, पढ़ाई लिखाई कर लिया, फिर वही लाइफ, वही एक मोनोटोनस हो गया, मुझे बाहर जाना है यहाँ से। तो मैं फिर चला गया पुणे। तो पुणे बहुत बढ़िया शहर है, वहाँ पे मेरे दोस्त लोग रहते थे, है ना। दोस्त लोग वहाँ पे जॉब करते थे IT सेक्टर में। तो फिर वहाँ पे मैं कुछ दिन रहा, 2 साल उधर भी रहा। फिर फाइनली पुणे मुंबई से, उधर से मैं इधर गुवाहाटी शिफ्ट करना चाह रहा था। तो फिर आकर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में ज्वाइन किया। तो दिल्ली में मैंने पढ़ाया, आकाश में पढ़ाया, फिर मैं पुणे चला गया, आकाश एंड कुछ और इंस्टीट्यूट थे वहाँ के, कुछ कार्ला शुक्ला नाम से था वहाँ का, मुंबई का ब्रांड है। तो उन सब में गया, फिर इधर आया वापस। तो यहाँ आया तो बहुत ही मुझे असम में, मतलब बाकी जगहों से बहुत अच्छा लगा।
मैं अपर असम में भी रहा और इधर भी रहा हूँ, मुझे सब जगह के लोग, खासतौर पे असम के लोग मुझे मतलब काफी अच्छे लगे। वो जो आपसे मिलते हैं, जो आपसे बातें करते हैं, मतलब इतने हम्बल टाइप से बातें करते हैं आपसे, आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं। और मैंने बच्चों से मिला और खास तौर पे एक चीज मैंने यहाँ पे देखी जब असम आया मैं, तो जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ या जो बच्चे मिलते हैं, जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं, जब वो भी मिलते हैं या फिर यहाँ पे भी जो बच्चे मिलते हैं अभी, बहुत खास बात जो ये लगी मिलने के बाद जब वो विदा होते हैं, कहते हैं सर दुआ करिएगा हमारे, प्रे फॉर अस। ये मैंने कहीं नहीं देखा। मैं ये मेनली जो देखा, इन जनरल मैं देखा, असम में देखा, और ये बात मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया कि देखो ये बच्चा इसके लाइफ में अब ये डॉक्टर बन चुका है, बट स्टिल, या फिर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो ये बात नहीं भी कहता तो भी चलता, वो सलाम कर कर चला जाता तो भी चल जाता, लेकिन वो फाइनली एक वर्ड कहता है कि सर दुआ करिएगा हमारे लिए। तो मैंने ये बात सीखी, ये बात मैंने अपने पे अप्लाई करी। अब मैं भी दूसरों से मिलता हूँ तो फाइनली कहता हूँ मेरे लिए दुआ करिएगा। तो काफी मुझे इंटरेस्ट की, काफी अच्छा लगा। और द रीजन मैं असम में काफी दिनों से मतलब यहाँ पे रहा कि मैं जब शुरुआत में आया था तो मुझे, जब मैं आ रहा था तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन जब मैं आया तो मैंने कहा कि नहीं तुम गलत हो, यहाँ के लोग बिल्कुल ही अलग हैं, तुम नहीं समझ पाओगे इनका प्यार, इनकी मोहब्बत जो करते हैं ये लोग, आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, वो आप नहीं समझ पाओगे। तो मैंने देखा यहाँ पे रहकर, एंड दैट्स व्हाई 16 से लेकर अभी तक मैं असम में हूँ, और कितना दिन होगा मुझे खुद नहीं पता, ठीक है ना। शादी तो सुना दीजिए काफी। और सुपर 40 जब मैं आया था तो यहाँ सुपर 40 में सबसे पहला जब मैं आया तो हमें यहाँ सुपर 40 में बहुत कम बच्चे थे उस वक्त। मैं सुपर 40 ज्वाइन किया था 18 के लास्ट में, 2018 से लगा, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट बैच 22 सिलेक्शंस हुए थे, उनको मैंने पूरा तो नहीं पढ़ाया था, उनको क्रैश कोर्स पढ़ाया था आकर, और क्योंकि उसका मई में एग्जाम हुआ करता था तो मैं लगभग दिसंबर के आसपास मैंने ज्वाइन किया था, तो उनको आकर मैंने क्रैश कोर्स पढ़ाया। उसके बाद उनके डाउट्स वगैरह लिए, ठीक है ना। तो उस वक्त हमारा सिलेक्शन हुआ था लगभग 22 सिलेक्शन, ठीक है ना। उस वक्त फिजिक्स के मेरे से पहले कुछ दिन पहले सोफिक्सर आए थे। सोफिक्सर ही इज हाईली एक्सपीरियंस्ड, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी दिनों का है, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उससे पहले बहुत दिन वो आकाश में पढ़ा है, आकाश गुवाहाटी सेंटर में काफ़ी दिन पढ़ा है, तो उनके पास काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो मैं और सर हमेशा पैरेलल क्लास लेते थे। जब मैं शुरुआत में आया तो हमारा जो 12th का बैच सबसे अच्छा जो रिजल्ट किया था हमारा 12th का बैच किया था, और 12th का बैचेस को, और तब से लेकर लास्ट टू लास्ट ईयर तक मैं और सभी सर पैरेलली 12th पढ़ा था। फिर क्योंकि बैचेस बढ़ गए, ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब लेकिन लास्ट तब भी हम अब चैलेंजर्स बैचेस को हम साथ में पढ़ाते हैं, मैं और सभी सर पढ़ाते हैं। सिटी सेंटर में भी हम लोगों ने पढ़ाया था लास्ट ईयर, उससे पहले भी हम लोगों ने मेन कैंपस में पढ़ाया। तो एम्स बैच का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ हमारा और बाकी बैचेस का जो कॉन्सेप्ट, तो उस वक्त हमारे पास बहुत ही कम बच्चे थे, एंड उन बच्चों में से 22 सिलेक्शंस हुए। फिर तब जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि अरे यहाँ पे, तब जब मैं आने वाला था तो मेरे एक दोस्त हैं मुदस्सिर सर, यहाँ ज्वाइनिंग का कैसे क्या हुआ, तो मैं उसकी कहानी बता देता हूँ। तो मैं सुपर 40 मुझे लगा कि मैं नाम नहीं जानता था यहाँ कि हुजाई में कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ स्टाइल से है। तो फिर मुदस्सिर सर ने कहा कि कादिर सर के दोस्त थे वो, उन्होंने कहा कि नहीं बायो की वैकेंसी है तो मैं जा रहा हूँ, आप चलेंगे क्या। मैंने कहा आप पता करिए वहाँ पे कितने फैकल्टीज हैं। मैंने कहा 2 फैकल्टी ऑलरेडी है। मैंने कहा मैं जाकर क्या करूँगा वहाँ, 2 तो ऑलरेडी है। तो कादिर सर ने कहा कि नहीं आ जाइए आप। आया, इंटरव्यू हुआ, और उस वक्त हमारा जो बैच था वो एहसान और करंट का बैच था, वो 12th में। तो मैं क्लास में आया तो उन बच्चों को उस टाइप से बता दिया गया था कि टॉपिक डेमो का आप लोग बताना। तो मैं क्लास में जैसे ही आया तो वो आईआईटी का बैच था, है ना, और उस बैच से हमारा आईआईटी में एडमिशन भी हुआ 2-3 बच्चों का। आईआईटी गुवाहाटी से करंट अभी पास आउट है, एहसान अभी आईआईटी कौन से आईआईटी में है, वो किसी आईआईटी में है अभी, ठीक है ना, वो एक ड्रॉप लिया था।
तो मैं जैसे आया उस क्लास में गया तो मैंने कहा क्या पढ़ोगे, ठीक है ना, मैंने कहा क्या पढ़ोगे, तो बोला एसएचएम पढ़ेंगे, और एसएचएम वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता था। मैंने कहा चलो एसएचएम पढ़ा, तो मैंने एसएचएम उनको पढ़ाना शुरू किया, और जब क्लास खत्म हुई तो काफ़ी बच्चे इम्प्रेस हुए, बहुत इम्प्रेस हुए बच्चे, है ना। वो बच्चे खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन भी दिए, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, ठीक है ना। फिर फाइनली मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद फिर क्लासेस लेना शुरू किया, कम बच्चे थे, 22 सिलेक्शन हुआ, बहुत मेहनत की। उस मरियम कैंपस में कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उन बच्चों की हालत बहुत खराब थी। तो क्योंकि मैं नया नया आया था तो मुझे भेजा गया, तो मैंने कहा कि नहीं, जो मैंने देखा उस वक्त जो टीचिंग की मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा अलग है, मतलब बच्चों को इस तरीके से नहीं समझा सकते आप। अगर बच्चा कोई नहीं आता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये तुम्हें नहीं आया, क्यों नहीं आया, तुम नहीं पढ़ते हो, ये नहीं करते हो, मतलब उसको इस तरह से नहीं करना है ट्रीट आपको। अगर वो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं। तो मैंने जो अपना टेक्निक था मेरा, मैंने अपना टेक्निक अप्लाई करना शुरू किया, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। फिजिक्स में पहले तो फिजिक्स से भागते ही थे, अब इंटरेस्ट आने लगा उसको फिजिक्स में। तो धीरे 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 हमारा उस साल 2 रिजल्ट हुआ 12 से, 2 रिजल्ट हुआ 12 से। उसके बाद हमने मेहनत किया, फिर दूसरे साल कुछ रिजल्ट हुआ, और तीसरे साल जब मैंने देखा उसके बाद तो एक ही बैच से उसमें से 7 बच्चियों का 600 प्लस था उस वक्त, और सबको जीएमसी मिला और एक ही रूम में सबको मिला, ठीक है ना। तो वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल गया। फिर यहाँ का भी माहौल बदला, यहाँ मेन कैंपस का तो पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट थे बच्चे, है ना, कि नहीं ठीक है। तो 12th हमने वहाँ तो पढ़ाया था, फिर वहाँ का रिजल्ट हुआ, फाइनली रिजल्ट बढ़ता गया, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ते गए। जहाँ हम 3 टीचर हुआ करते थे फिजिक्स में, आज फिजिक्स में 30 या फिर 40 के करीब टीचर हैं पूरे 100 में, 30 to 40 के करीब टीचर हैं सुपर ओनली फिजिक्स में। और उस वक्त टोटल फैकल्टीज 9 के करीब थे हम लोग, टोटल बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में मिलाकर 9 फैकल्टीज थे। उनमें से एक मैं था, उससे पहले कुछ दिन पहले सोफी सर ने ज्वाइन किया था, उससे पहले निसाब सर ने ज्वाइन किया था। तो निसाब सर, सोफी सर और मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री बायो में बीके सर थे, है ना, बीके सर और केटी मैडम थी, लेकिन केटी मैडम चली गई है। तो बीके सर, उस वक्त बीके सर ने भी नया नया ज्वाइन किया था। और बायो में उस वक्त, हाँ उस वक्त मेरे ख्याल से और बायो में और कोई थे। केमिस्ट्री में उस वक्त थे इलियास सर और थे विकास सर, इलियास सर, विकास सर। फिर बाद में अब्दुल्ला सर आए एंड बाकी सर लोग आए, ठीक है ना। एंड फिर बायो में भी इस तरह कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल से सादाब सर आए, सादाब सर, और फिर और कई लोग आए। फिर चीज़ें थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनती गई, ठीक है ना। सादाब सर ने भी अपने टेक्निक से पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को काफ़ी बढ़िया लगा चीज़ें, फिर धीरे धीरे रिजल्ट बढ़ते। एंड आज ये है कि अब बच्चों के साथ जो हम बाहर टाइम बिताते हैं, हम टेंशन में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में, जब क्लास में आते हैं तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। हम वैसा बिहेव करने लगते हैं जैसे आप बिहेव करते हैं, मतलब हमारा दिमाग भी आप जैसा हो जाता है, बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है, वैसा ही हो जाता है। वो वैसी खुशी मिलती है, वैसी एनर्जी मिलती है जैसे आप लोग जैसे एनर्जी है इस एज में। आपसे एज मेरा काफ़ी ज़्यादा है, लगता नहीं है, है ना, लेकिन एनर्जी लेवल वैसी हो जाती है जैसे आपकी एनर्जी लेवल, है ना। तो वो खुशी रहती है, एक जो अंदर से रहता है कि क्लास में आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, और एक ये जज्बा रहता है कि नहीं इनको सिखाना है, इनको सिखाना है, ये बात उसको अगर नहीं आ रही है तो मैं इसको किसी तरीके से वो मैं समझाऊंगा, मैं सिखाऊंगा इसको, ठीक है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बच्चों जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप पे बहुत उम्मीदें हैं। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो सब इस उम्मीद से बैठे हैं कि आप जब उसको पढ़ाएंगे तो उनका अच्छा होगा, और जब आप ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हो तो उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर ये आपकी कमजोरी है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अपना एफर्ट, जितना एफर्ट हो वो एफर्ट लगाकर आपको समझाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अगर मेरा 1% भी कंट्रीब्यूशन हुआ तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जितनी ईमानदारी से हो,
क्लास में कभी सो रहे होते हो तो मैं जबरदस्ती जगा देता हूँ। आप 10 बार पूछते हो, मैं आपको तब भी समझाता हूँ। आप बार बार पूछते हो तब भी मैं समझाता हूँ। क्या मैंने आपको कभी डांट दिया? नहीं। क्या आपने पूछा ये क्यों पूछा? हाँ, मजाक से कई बार मैं ऐसा हो जाता हूँ, है ना? वो फन है कि ताकि आपका कंसंट्रेशन क्लास में रहे, कंसंट्रेटेड हो, आप कहीं दिमाग घूम रहा है तो आप क्लास में आए, ठीक है ना? ये कोशिश करते हैं। आप 10 बार पूछोगे डाउट, 10 बार मैं बताऊंगा। एक तरीके से नहीं, मैं 10 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और तब तक कोशिश करूंगा जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो ये रिस्पांसिबिलिटी मेरी खुद के अंदर एक ईमानदारी जो एक थर्ड टीचर के अंदर, नॉट मैं अपनी बात सिर्फ, मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक थर्ड टीचर बीइंग अ टीचर में बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, बाकी अगर मुझे यहाँ पे भेजा गया है, अगर मैनेजमेंट में ये डिसाइड किया है कि आप वहाँ पढ़ाएंगे, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर डिसाइड किया। उन्होंने कुछ सोच समझ कर डिसाइड किया है कि हाँ, इन टीचर को मैंने इस बैच में भेजा है, तो कुछ सोच कर भेजा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? ये सारी चीजें रहती है एज अ होल, एंड आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, आप जो एम लेकर, जो ड्रीम लेकर यहाँ आए, उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए कोशिश करें, ठीक है? तो यही हमारी एक, आप समझ लो कि सुपर 40 की जर्नी है, टीचिंग की जर्नी। और जब आप वापस आकर मिलते हो हमसे, हमको इतनी खुशी होती है, ये खुशी दूसरे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। एक बच्चा आता है मेडिकल कॉलेज से, या फिर वो सक्सेस होकर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेकर यहाँ आता है, वो मिलता है, वो फोन करता है या मिलता है, तो उसकी चेहरे की चमक देखकर जो हमारे अंदर की खुशी है ना, वो हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम सिर्फ फील कर सकते इस चीज को कि देखो ये बच्चा मेरा है। मेरा बेटा भी कहता है, जब मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ा है, तो वो हमसे कहता है, क्या पापा आप अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं जाएंगे क्या? आप अपने बच्चों को आज पढ़ाने जाएंगे? तो जैसे मैं वहां पे बात करता हूँ, वो भी वैसी बात कर रहा है। वो भी समझता है कि जो मेरा पापा है, उन बच्चों को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करता है, अपने बच्चे जैसा ट्रीट करता है। और ये सारी चीजें बताने का, हमारे पास ये सारी चीजें बताने का वैसे कोई वक्त नहीं होता कि हाँ मैं आपको ये चीज, और बताने का कोई मीनिंग भी नहीं है, तो हम फील ही कर सकते हैं। और वो ईमानदारी से जब पढ़ा तो वो चीजें वहां पे रिफ्लेक्ट, ठीक है? तो बच्चों, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यही सारी चीजें थी सुपर 40 की जर्नी, मेरी पढ़ाई की जर्नी, ठीक है ना? इसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट लाइफ में ऐसे हुए जिसमें जिंदगी बहुत ज्यादा तकलीफें भी आई हैं, बट उनको मैं नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार ये सारी चीजें जब आप बताते हो तो सामने वाले किस तरीके से लेते हैं, हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए। एक बच्चे एक क्लास में काफी जिद करने लगा, तो मैंने जो नेगेटिव साइड्स मतलब आपकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए, क्या हुआ आपकी जिंदगी में, ठीक है ना? क्यों मैं बार बार पेरेंट्स के बारे में बोलता हूँ, क्यों कहता हूँ क्या पेरेंट्स की उम्मीदें रहती हैं, क्या रहती है ना? क्योंकि मैंने सारी चीजें फील की हुई है, मैंने देखी हुई है, गेटिंग इट? और इसलिए मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स जब आपके साथ होते हैं ना, उनको जितनी खुशियां हैं वो दो, वरना बाद में पछतावा होगा। आपको पछतावा होगा कि मैंने काश ये चीज पहले कर लिया, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, पेरेंट्स की उम्मीदों को टेक इट पॉजिटिवली एंड पॉजिटिव वे में काम करो। आपको लगता है कि इसमें थोड़ा मार्क्स कम आया, कोई टेंशन नहीं, मैं और मेहनत करूंगा, मैं देखूंगा कि मुझसे गलती कहाँ हुई है, उस गलती को मैं रेक्टिफाई करूंगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि देखो, पेरेंट्स जब आपको कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहते, आपके लिए किस मुसीबत से वो मेहनत करते हैं, आपके लिए चीजें मुहैया कराते हैं, इकट्ठा कराते हैं। आप पैसे का डिमांड करते हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए अभी, वो भेज देते हैं आपको। वो ये नहीं सोचते कि मैं कहाँ से लाऊंगा, या आपसे कभी नहीं बोलता मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से दूँ, नहीं बोलते। वो किसी के सामने अगर उसको हाथ फैलाना होता है तो वो हाथ भी फैला देते हैं। वो अपने ज़मीर को मारकर किसी के सामने हाथ फैला देते हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं देते कि मैंने किसी से मांगा पैसे। तब जाकर आपको वो पढ़ाते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, जिंदगी के हर एक पॉइंट पे आपको सपोर्ट करते हैं। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि कभी पेरेंट्स से अगर आपको लगे कि नहीं, मेरे डिसीजन के खिलाफ है ना, या फिर मैं जो चाहता हूँ वो करने नहीं देते, तो ये बात जरूर समझना कि पेरेंट्स का, एक बच्चे ने एक बात पूछा था मुझसे, मैंने कहा भी था उस दिन, कैसा पेरेंट्स हमेशा से सही हो सकते हैं? तो मैंने उनसे यही कहा कि पेरेंट्स का डिसीजन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि पेरेंट्स का इंटेंशन कभी गलत नहीं होता।
इंटेंशन हमेशा से रहता है कि मेरा बच्चा जिंदगी में अच्छा करे, मेरे गुजर जाने के बाद इसकी लाइफ अच्छी गुजरे। क्योंकि हमेशा से पेरेंट्स, ये फैक्ट है कि पेरेंट्स हमेशा साथ में हैं। मैं खुद पेरेंट हूँ, मैं खुद, मेरा बच्चा है ना, मैं उसको रोकता हूँ, कि तुम नहीं जाओ बाहर, उसको गुस्सा आता है, उसको गुस्सा इस बात से आता है कि मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे पापा। तो मैं उसको यही कहता हूँ, ये बात तुम अभी नहीं समझोगे, ये वक्त आएगा जब समझोगे तो मैं नहीं होऊंगा। तो फिर गुस्सा जाता है, ये काम क्यों बोला आपने? मैंने कहा ये तो लेट हो जाती बेटा, ये बात समझ में, या नहीं तो तब समझोगे जब मेरे एज में आओगे, जब तुम्हारा बच्चा कहीं जाएगा, जब तुम्हें खोने का डर लगेगा, बच्चे को चोट लगने का डर लगेगा, तब तुम्हें समझ में आएगी मत जाओ, बाइक में मत जाओ, बाहर मत जाओ, रोड पे मत जाओ। आपको लगेगा रेस्ट्रिक्शन है, ना, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो प्यार है, वो केयर है जो आपके पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं। ठीक है? तो कभी भी पेरेंट्स पे, कभी भी आपको गुस्सा भी आए कई बातों पे, तो झगड़ना मत करो, मतलब उसको कभी डांट मत देना, पापा मम्मी आप ऐसे करते हो, हमेशा नहीं करना, क्योंकि वो सारी चीजें आपके लिए होती हैं हमेशा। ठीक है? तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? ओके, तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करें, अपने सेहत का ख्याल रखें, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने सेहत का ख्याल रखना, एंड कीप ऑन स्माइलिंग। इंपॉर्टेंट चीज है अपने चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रखें, इससे पॉजिटिविटी आएगी सामने वाले को और इंप्रूवमेंट भी होगा। गॉट इट? थैंक यू।